बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यवतम। और अगले 1 घंटे बाजार की तमाम रणनीतियों पे हम चर्चा करेंगे। कौन से आपके BTST आइडियाज होने चाहिए ये भी बताएंगे, और साथ ही कल की भी कुछ तैयारी आपको कराएंगे, बताएंगे कौन से वो अहम ट्रिगर्स हैं जहां पे रहेगी बाजार की नज़र। पर उसके पहले अगर देखें तो एक अच्छे मोमेंटम में भारतीय बाजार दिख रहे हैं। हालांकि जो शुरुआत हुई थी वो काफ़ी सुस्त थी, पर उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा सा कैचअप जरूर करते हुए दिखे हैं निफ्टी और साथ ही बैंक निफ्टी भी। पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वो ऑल टाइम हाई लेवल का जो स्तर है, जो कि हम पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार टच कर रहे हैं, क्या आज फिर से एक नया ऑल टाइम हाई निफ्टी 50 दर्ज करता है या नहीं, इस पे रहेगी नजर। तो इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। पर आइए उससे पहले आपके सामने रख देते हैं कि अगले 1 घंटे कौन से खास सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 2:35 पे आपके लिए हम लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। कुछ ही देर में हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर है उनकी नज़र। फिर 2:50 पे रुक करेंगे ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट का। फिर 3 बजे आपके लिए लेकर आएंगे मार्केट्स एट 3 का सेगमेंट, जहां पे हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे ढेर सारा एक्शन देखने को मिल रहा है खबरों के दम पे। फिर 3:15 बजे समझेंगे BTST और STBT ट्रेड आइडियाज हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, और 3:20 पे आपको इवेंट्स टू वॉच भी बताएंगे। तो तैयार हो जाइए एक्शन पैक अगले 1 घंटे के लिए। पर उससे पहले आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है बाजारों में। और अभिषेक, आज तो तेज दौड़ लगाते हुए सभी 2 व्हीलर स्टॉक्स, हम सुबह भी कुछ एक सेलेक्ट काउंटर्स की चर्चा जरूर कर रहे थे, पर आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक, जिसका नाम लीजिए वहीं पे है धुआंधार तेजी। इसके अलावा क्या आप स्पॉट कर रहे हैं अभिषेक? सृष्टि, आप ज़्यादा समझती होंगी कि 2 व्हीलर शेयरों में तेज़ी क्यों हो रही है, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए मॉनसून ठीक ठाक बीता है और आगे अब फेस्टिव सीज़न है, तो ये एक सिक्लिकलिटी वाला भी इम्पैक्ट आता है ये 2 व्हीलर स्टॉक्स पर। और निश्चित तौर पर जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं उसका दम भी मिल रहा है। बजाज ने अपनी जो बाइक उतारी है ट्रायम्फ सीरीज़ की, उसमें 2 नए एडिशन किए हैं और बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है ट्रायम्फ की वेबसाइट से। इस पर आगे हम कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी सुमित वहाँ पर हैं इवेंट में और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है इसको लेकर। लेकिन अगर बाजार की बात करें तो निश्चित तौर पर एक नए हाई के बाद एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा है US फेड का। आज से FOMC की बैठक शुरू हो जाएगी 2 दिनों की, और कल देर रात फैसला आएगा US फेड का। हमारे बाजारों पे इम्पैक्ट दिखेगा गुरुवार को। देखिए, CME फेड वॉच टूल के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। उनका ये कहना है कि आधे % रेट कट की जो संभावना है वो है 67%। तो कहीं ना कहीं अब चर्चा इस बात की नहीं है कि नहीं रेट कट होगा या नहीं, अब चर्चा इस बात की है कि 1/4% या आधा % 1/4% है बिल्कुल डिस्काउंटेड, मतलब बाजार में उसको लेकर कोई खास उत्साह नहीं आ गया, फिर अगर आया तो फौरी होगा, उसको ज़्यादा टिकाऊ होगा ऐसा हम नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आधा % आता है तो निश्चित तौर पर बाजार को थोड़ा सा उसे राहत ज़रूर मिलेगी, और उसमें भी खेमा बटा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स हैं उसमें आप ऑटो को भी जोड़ सकते हैं, उसमें आप रियल एस्टेट को जोड़ लीजिए, बैंकिंग तो है ही, उनके लिए थोड़ा सा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर भी भारत में भी जब RBI की अगली पॉलिसी आएगी तो वहाँ पर रेट की कटौती को लेकर उम्मीदें संभावनाएं दोनों ही बढ़ते हुए दिखेंगी। आज एक रेंज वाला ही सत्र रहा सुबह, जहाँ पर हमने बाजार को खुलते हुए देखा, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास बाजार आपको दिखेगा। 30 अंकों पर है निफ्टी, 30 अंकों पर है निफ्टी बैंक, बिल्कुल शांत, सुस्त, कॉशियस। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम देख रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि NTPC कल भी चला, आज भी चल रहा है। आज जैसा कि सृष्टि बता रही थी कि ऑटो स्टॉक्स लीड कर रहे हैं, 2% ऊपर बजाज ऑटो है, 3% ऊपर हीरो मोटो है। इसके अलावा सेलेक्टिव कंजम्पशन वाले शेयर और उनकी तादाद आपको आज ज़्यादा दिखेगी। एकमात्र शेयर जो आज 1% से ज़्यादा कमज़ोर है निफ्टी में वो है टाटा मोटर्स का, क्योंकि एक ब्लॉक डील लगी थी, उसके बारे में भी आपको हम आगे जानकारी ज़रूर देंगे। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली है, देखिए बाजार में अगर आप पिछले 2-3 सत्र से देखेंगे, कल भी इसी तरह का माहौल था और शुक्रवार को भी, कि एक बहुत ही छोटे छोटे गेंस थे, लेकिन वहाँ पर मार्केट का जो ब्रेथ था वो पॉजिटिव था। आज गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है, करीब 1550 शेयर कमज़ोर हैं NSE पर और 1000 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो वहाँ से भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच ही है।
एक बार इवेंट बीत जाए उसके बाद अब हो सकता है कि फिर से एक नए दौर की हम तेज़ी देखेंगे। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ने का समय हो गया है शो में और एक व्यू लेते हैं बाजार पर और उसके साथ साथ हम एक्सपर्ट से ये भी जानेंगे कि ट्रेड के मौके कहां पर दिख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देवांग शाह और इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालबिया भी हमारे साथ हैं और इसके अलावा फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं रोहन मेहताब। शुरुआत राजेश जी आपसे करेंगे। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर आप सभी का। मार्केट को राजेश जी क्या अगले आप 2-3 दिन तक रेंज में देख रहे हैं, फेड की पॉलिसी आने तक और भारतीय बाजारों में उसका इंपैक्ट दिखने तक? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो निफ्टी में हम बात करें तो 25,450 से लेके 25,500 एक सप्लाई जोन बना हुआ है। हमें लगता है कि 25,500 का लेवल अगर क्रॉस करता है निफ्टी तो एक बड़ा मूव हायर साइड पे बनते हुए दिखेगा। जरूर एक महत्वपूर्ण इवेंट है जिसके आउटकम का काफी समय से वेट है और मार्केट काफी पोजीशनिंग भी देखे मार्केट में तो थोड़ा कॉशियस स्टांस भी देखने को मिला है। पिछले दिनों में थोड़ा हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग भी होते हुए दिखा है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिला है। बट ब्रॉडर मार्केट अभी भी यहाँ पे बुलिश है। जिस तरीके से निफ्टी कंफर्टेबली 25,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है कि जब तक ये 25,200 के ऊपर बना हुआ है ट्रेंड तो हमारे मार्केट का बुलिश है। और एक बार ये जैसे इवेंट का आउटकम अनफोल्ड होता है उसके बाद हमें लगता है वापस से एक रैली यहाँ पे एक्सपेक्टेड है एंड हो सकता है निफ्टी यहाँ से 25,800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। तो अभी जो पोजीशन बनी हुई है उसके हिसाब से हमें लगता है 25,200 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड का अभी होल्ड किया जा सकता है। और हमें लगता है कि पॉसिबली इवेंट के आउटकम के बाद ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो जो जिस तरीके से 52,000 के ऊपर अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है तो हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपमूव शॉर्ट कवरिंग के द्वारा बनते हुए दिख सकता है। और हो सकता है कि अगर हम 51,900 के लेवल के नीचे अगर नहीं फिसलते अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में तो यहाँ पे एक बड़ा मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है जो कि बैंक निफ्टी को 52,800 और 53,000 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो बैंक निफ्टी भी काफी अट्रैक्टिव लग रही है इस जगह पे और हमें लगता है दोनों इंडाइसेस पे अभी बने रहना चाहिए। निफ्टी के स्टॉप लॉस 25,200 और बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस रहेंगे हमारे 51,900 के। ठीक है, तो ये नज़रिया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कहाँ पे हैं उनके ओपनिंग ट्रेड क्लोजिंग ट्रेड्स। चलिए क्लोजिंग ट्रेड्स लेना हमारे सभी एक्सपर्ट से शुरू करते हैं और सबसे पहले ध्वनि आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आखिरी के 1 घंटे में कहाँ पे है आपकी नज़र? जी बिल्कुल सृष्टि, गुड आफ्टरनून सभी Good को मेरी afternoon. तरफ से। और हमारा जो सबसे पहला ट्रेड यहाँ पे बनता है वो एक बाई साइड का ट्रेड है जहाँ पे इंडिया होटल का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बुलिश साइड की ट्रेजेक्टरी बनी हुई है और करंट स्विंग लो से वापस से स्टॉक के अंदर बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। 720 के टारगेट के लिए इसको बाय करा जा सकता है। 685 का स्टॉप लॉस लगा के रखना है इसके अंदर। और दूसरा यहाँ पे मेरा सेल साइड का ट्रेड है जहाँ पे पीएसयू बैंकिंग अगर आप ओवरऑल देखें तो वहां पे एक वीकनेस देखने को मिल रही है। पीएनबी बैंक के यहाँ आप अगर चार्ट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो वहां पे एक बेयर साइड का मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ है। इनफैक्ट स्टॉक ने काफी दिनों से ट्राई कर रहा है अपनी 200 डीएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस करने में, बट वो एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे स्ट्रांगली काम कर रही है। तो 104 के टारगेट के लिए इसको आप बेच सकते हैं। 109.75 का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो 2 कॉल्स ध्वनि की तरफ से आते हुए देखें। यहाँ पे अब कुछ सेल साइड के कॉल्स भी आने लगे हैं। पीएनबी पे यहाँ पे है ध्वनि की नज़र 104 रुपए के टारगेट्स के लिए 109.75 रुपीज़ का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और देवांग जी आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे हैं आपके क्लोजिंग कॉल्स? वेरी गुड आफ्टरनून। दोनों बाय साइड के कॉल रहेंगे। बात करें सिप्ला की फर्स्ट, तो फार्मा सेक्टर्स में काफी अच्छा हमने देखा है पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है। उसमें सिप्ला है। सिप्ला का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे, हाइट ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर में आज भी हमने देखा है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। सिप्ला खरीदने की सलाह है। 1650 का स्टॉप लॉस रखना है, 1720 का टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा डीएलएफ। डीएलएफ की बात करें तो स्टॉक में आज हमने देखा एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला है। स्टॉक के अंदर सपोर्ट लिया है स्टॉक्स ने और अपसाइड रिज्यूम किया है। तो डीएलएफ खरीदने की सलाह रहेगी। 850 का स्टॉप लॉस रखना है, 887 के टारगेट के लिए।
दो बाय कॉल्स आते हुए यहाँ पे देवांग की तरफ से डीएलएफ पे यहाँ पे आपकी बाय कॉल आ रही है 887 के यहाँ पे टारगेट्स लगाने हैं, 850 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। पर राजेश जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, आपने इंडेक्स पे तो अपना नजरिया दिया, पर यहाँ पे कौन से स्टॉक्स पे है आपकी नजर? क्या दोनों ही बाय साइड के ट्रेड्स हैं? तो बिल्कुल सृष्टि जी, यहाँ पे दोनों ही स्टॉक बाय साइड के, और पहला स्टॉक है एलएनटी। एलएनटी में अगर हम देखें तो स्टॉक में ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। डेरिवेटिव डेटा भी आज लॉन्ग बिल्टअप के यहाँ पे साइन दे रहा है। जिस तरीके से स्टॉक कंफर्टेबली अब 3670 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है एलएनटी का ये मोमेंटम 3760 3780 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एलएनटी पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है, और स्टॉप लॉस होगा करीब 3650 के आसपास। और दूसरा स्टॉक, जैसा कि हमने बताया कि बैंकिंग हमें यहाँ से पसंद आ रहा है, और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में अच्छा मूव बनेगा। वहां पे लीडरशिप पोजीशन में अभी जो स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के नजदीक ही अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से कंसिस्टेंटली स्टॉक में पिछले 3-4 सेशन में भी देखे तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। हमें लग रहा है आईसीआईसीआई जिस तरीके से पोजीशनड है यहाँ पे, इसमें मूव 1300 के बियॉन्ड बढ़ते हुए दिख सकता है। तो हम 1300 से 1310 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक पे भी बाय करने की सलाह देंगे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1238 के आसपास। ठीक है, 1238 1238 का स्टॉप लॉस और 1300 रुपए का टारगेट और 1310 रुपए का दूसरा टारगेट। इंडेक्स का एक हेवीवेट और दूसरा हेवीवेट एलएनटी, उसके लिए टारगेट होगा 3760 रुपए का और 3780 रुपए का। एक और जरा हेवीवेट शेयर की चर्चा कर लेते हैं, वो है बजाज ऑटो। जैसा कि हम शुरुआत में चर्चा कर भी रहे थे कि ये दोनों शेयर आज निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं, हीरो मोटर, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो क्यों चल रहा है, इसके पीछे की एक वजह यह है कि इन्होंने ट्रायम्फ के साथ जो करार था उसके तहत दो और बाइकें लॉन्च कर दी हैं, और आज हम शेयर को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचते हुए देख रहे हैं। ट्रायम्फ की स्पीड 4 T4 और M25 स्पीड 400, ये दो बाइक्स कंपनी ने लॉन्च की है। खासियत क्या है, प्राइसिंग क्या है, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ गए हैं इस इवेंट से। सुमित, बताइए किस तरह की बाइक होगी और किसको टारगेट करने की योजना है कंपनी की? ट्रायम्फ ने आज अपनी दो नई बाइक लॉन्च की हैं। बजाज ऑटो और ट्रायम्फ के बीच जो करार हुआ था उसके बीच ये दो नई बाइक आई हैं। एक है T4 और एक है MY बाइक जो है 400 सीसी की। ये दोनों बाइक्स लॉन्च की गई हैं आज दिल्ली में। अब खास बात यह है कि ये एक नया अवतार है ट्रायम्फ बाइक्स का, क्योंकि काफी समय से जब ये ट्रायम्फ बाइक लॉन्च हुई थी कुछ थकावट से आ रही थी ग्राहकों के बीच में, इसलिए नई बाइक लॉन्च हुई है। इनकी कीमत 217 और 240 है, यानी कि 2,17,000 और 2,40,000 रुपए ये बाइक्स हैं। इनकी बात देखें करें तो नई बाइक्स इनका देखने में नया है, थोड़े थोड़े बदलाव है, पर जो प्लेटफॉर्म है वो सेम है, इंजन सेम है, थोड़ा ट्वीक किया गया है। कुल मिला के बात करें तो ये बाइक तब आई थी पिछले साल जब भारत की बजाज ऑटो और ट्रायम्फ के बीच करार हुआ था और इन्होंने ये बाइक लॉन्च की थी। लिक्विड कूल बाइक है ये इनका, और आगे जो सेल्स है वो होने वाली है इसी महीने, लॉन्च हो चुका है आज। और ये अभी compete करेंगी रॉयल एनफील्ड की बाइक से, हीरो हार्ली की बाइक से। इन सब के चलते ये बाइक्स और भी ज्यादा कंपटीशन में कह सकते हैं कि कुछ न कुछ आगे दाम बाकी को भी कुछ कम होने के आसार है। ये सबसे सस्ती बाइकें हैं ट्रायम्फ की भारत में, और इसका फायदा ये होता है कि ग्राहकों को क्वालिटी की बाइक्स मिलती हैं एक अच्छे दामों पे। पहले की जो बाइक थी वो सब एंट्री लेवल बाइक थी, 100 150 सीसी की, 110 सीसी की, पर ये जो बाइक्स हैं ये सब की सब नई और बड़ी सीसी की बाइक्स हैं, ये हायर सीसी बाइक्स हैं, और ये दिखाती हैं कि कैसे हायर सीसी बाइक भारत में बनती है। तो विदेशी कंपनियां भारतीय टेक्नोलॉजी से ये बाइक्स बना रही हैं, जैसे टीवीएस और BMW की बाइक बनती है। तो इस सबसे फायदा होता है, दोनों को एक्सपोर्ट भी कर पाती हैं कंपनियां जो विदेशी हैं, और भारतीय कंपनियां इसको अपने यहाँ बेच पाती हैं। ठीक है, शुक्रिया सुमित। तो ये बाइक 2 लाख से 2.5 लाख की इसकी रेंज है प्राइसिंग की बात करें तो। और एक जो इंटरेस्टिंग जो एक आंकड़ा है इसको लेकर वो ये कि बहुत कम समय में 1 साल 1.5 साल हुआ इस करार को हुए, और उसके बाद से प्रेजेंस को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाया है बजाज ऑटो ने। और हम देख रहे हैं कि जो स्टोर्स की संख्या है वो अच्छी खासी हो गई है। बजाज ऑटो को लेकर एक ज़रा व्यू दीजिए राजेश जी। अब ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर पहुंच गया है, लगातार इसमें तेज़ी हो रही है,
क्या यहाँ से भी ट्रेड वाले मौके हैं, या फिर जिनके पास मान लीजिए पोर्टफोलियो में शेयर पड़ा है वो आराम से लेकर इसको बैठे रहें? तो देखिए, जिस तरीके से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, स्टॉक के अगर हम मंथली चार्ट भी देखें तो यहाँ पे थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट होते हुए दिखा है, तो हमें लगता है बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो अभी हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर और अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पे बनी हुई है, और जिस तरीके से स्टॉक पोजीशनड है यहाँ पे हो सकता है ये स्टॉक 12,500 13,000 की तरफ भी आगे आने वाले समय में बढ़ते हुए दिखे। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना है। जरूर जिन्होंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है तो वो जरूर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन डिक्लाइन में वापस बाय करने की ही सलाह है स्टॉक को जब भी कोई डिप देता है। तो अब यहाँ पे जब तक ये स्टॉक 11,700 के ऊपर बना हुआ है, 11,700 11,650 के ऊपर बना हुआ है, जब तक छोटी मोटी डिप में इसको ऐड ही करना है। और हमें लगता है कि यहाँ पे 12,500 से 13,000 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। ठीक है, 12,000, 12,500, 13,000 ये जाएगा, इसको लेकर कन्विक्शन पूरा है। बजाज ऑटो के साथ साथ लगे हाथ ना बजाज हाउसिंग की भी जरा चर्चा कर लेते हैं। कल कमाल का डेब्यू और आज फिर से शेयर दौड़ रहा है। 180 रुपये का भाव हो गया, आज भी 10% की तेजी है, यानी कि 70 रुपये में से 110 रुपये और जोड़ दीजिए, वो प्राइस है, ये कमा के आपको दे रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी, लेकिन ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि नहीं, ये थोड़ा लंबा चलेगा शायद तेजी। रोहन हमारे साथ हैं टर्टल वेल्थ से। रोहन जी, बजाज हाउसिंग बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा, तो रोहन जी क्या करें? अगर ग्रोथ दमदार रहने वाली है तो भाव की ज़्यादा चिंता ना किए बजाज हाउसिंग खरीद लें, या फिर अब चूंकि इतना ज़्यादा चल गया है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है बाई करने के लिए, किसी को अगर आईपीओ के बाद लिस्टिंग के बाद ही बाइंग करनी हो तो? बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं कि सिर्फ बिकॉज के आईपीओ नहीं मिला है तो मैं आई विल बाय इट, ऐसा आई थिंक सो इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ इन्वेस्टिंग। देखने जाए कि आज की डेट में दिस इज ट्रेडिंग एट 87 टाइम्स ऑफ अर्निंग, जो मींस मैं ऐसा समझता हूँ एक एनबीएफसी के लिए क्रेजी प्राइसिंग है। सो एक तो दो चीज रूल हमने बनाया है, एक तो कि जो भी आईपीओ आता है तो एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए इसको छोड़ा जाए। अगर आपके पास हो तो अलग बात है, बिकॉज उसमें एक प्राइसिंग सेटलमेंट हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर ही आप निवेश करो। दूसरा, यही पॉइंट पे आपको बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी मिल रही है जो बहुत अच्छे लेवल्स पे है, अच्छे वैल्यूएशंस पे है, रेदर देन बजाज हाउसिंग फाइनेंस। दैट डजंट मीन दैट बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज बैड, but at this point of valuation at 87 times, I would rather invest into a companies like a Shriram Finance or a Home First, which is available at much more better valuations. ऑलराइट, तो ये नज़रिया बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। पर चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज के ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स के तेजस शाह मौजूद हैं। तेजस, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सी रणनीति लेकर आए हैं आप ऑप्शन सेगमेंट से आज? गुड आफ्टरनून मैडम और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो मेरा ऑप्शन का चैंपियन का स्टॉक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंकिंग सेक्टर ने रिसेंटली भी ब्रेकआउट दिया है, तो प्राइवेट सेक्टर से मुझे इंडसइंड बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक ने रिसेंटली अभी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है 1450 और 1460 के ऊपर। आज के सत्र में हम थोड़ी सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं स्टॉक में, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अच्छा लेवल है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। तो ये जो स्टॉक है इंडसइंड बैंक में, उसमें हम 1460 का जो कॉल है जो करीबन 24 रुपए पे चल रहा है, हम करंट भाव पे बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 23 और 24 के बीच में आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको, और इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 38 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 50 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम नुकसान होगा 4,500 का और अधिकतम मुनाफा होगा 12,500 का। बैंक यहाँ की कॉल ऑप्शन आपको खरीदनी है, उससे जुड़े स्टॉप लॉस और साथ ही टारगेट भी आपकी स्क्रीन पे है। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस आज के ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। पर चलिए इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है और उनसे समझेंगे कुछ बीटी, एसटी और एसटी बीटी आइडियाज़ भी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स, जहां पे हम आपके लिए रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी के आधे घंटे में कहां पे होनी चाहिए आपकी नज़र। अगर हम बाजारों की बात करें तो अभी भी अपने आप को हरे निशान में होल्ड करने में कामयाब है निफ्टी 50 और साथ ही बैंक निफ्टी। बट अगर हम कुछ खेमों को छोड़ दें, ऑटोज देख लीजिए, आप कुछ सेलेक्ट टेलीकॉम प्लेयर्स देख लीजिए, उसके अलावा बहुत ज़्यादा उत्साह फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट से भी अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो इतना पार्टिसिपेशन फिलहाल नहीं है हर साइड में। अगर हम ऑटोज की ही बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो ये ऑल टाइम हाई पे आते हुए दिखे हैं। वही ओला इलेक्ट्रिक में भी रिपोर्ट्स के चलते आज दमदार एक्शन है। पर आयशा मोटर्स 1% कमजोर है। लाजमी सी बात है क्योंकि बजाज ऑटो के जो आज 2 नए लॉन्चेस हुए हैं वो प्रीमियम बाइक सेगमेंट में ही हुए हैं, जहां पे आयशा मोटर्स, रॉयल एनफील्ड का काफी दबदबा है। और ऐसे जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, आपने कल देखा टीवीएस मोटर्स का लॉन्च था, आज बजाज ऑटो की तरफ से एक लॉन्च आया, ओला इलेक्ट्रिक भी काफी एग्रेसिव हो गया बाइक सेगमेंट में। तो ऐसे में पूरे बाइक कैटेगरी में जो एक्साइटमेंट हो रहा है, नए लॉन्चेस आ रहे हैं, एक बड़े लीडर को प्रीमियम सेगमेंट में थोड़ा सा खतरा हो सकता है। आयशा मोटर्स 1% कमजोर है। और राजेश जी, एक बार आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप आयशा मोटर्स को चार्ट्स पे? क्या आपको लगता है थोड़ी सी और वीकनेस यहाँ से गहरा सकती है? तो बिल्कुल देखिए, आइशर मोटर में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 महीनों से स्टॉक हायर साइड पे जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो करीब 5,000 के आसपास का है। वो लेवल को अभी भी ये कंफर्टेबली क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ। अटेम्प्ट जरूर हुए, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे एक मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है स्टॉक के लिए। नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो अभी जो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है ऑलमोस्ट अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर 4800 का लेवल अगर ये स्टॉक तोड़ता है तो यस, यहाँ पे फर्दर और वीकनेस देखने को मिल सकती है नियर टर्म पर्सपेक्टिव से। और हो सकता है कि ये अपने पुराने स्विंग लो जो कि बने थे 4700 के आसपास के, वहां तक उसको रिविजिट करता हुआ दिखे। तो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक में 4800 टूटता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे 100 रुपए की और गिरावट देखने को मिल सकती है हायर साइड पे। जैसा कि अभी नियर टर्म सेटअप में 4925 ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते, थोड़ा स्टॉक में हमें लगता है कि सप्लाई बना रहेगा। 4800 के डाउन साइड के बाद टूटने के बाद ये 47 की तरफ प्रीवियस स्विंग लो जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा इसका, वहां तक भी फिसलते हुए दिखेगा। तो एक बार वापस इसको 4700 पे रिव्यू करना चाहिए। अभी बाय के लिए तो थोड़ा वेट ही करना होगा। थोड़ा सा वेट करना है। पर इस बीच एक स्टॉक जो कि काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है वो है बायोकॉन का शेयर। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लगभग 4% की कमज़ोरी है। खबर यह है कि पेक्फिलग्रास्टिम एक दवा है कैंसर की जिसमें बायोकॉन का काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है। और इनके एक कंपेटिटर ने ये जताया है कि सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, यानी कि जो कच्चे माल की लागत जो होती है उसको लेकर थोड़ी सी डिस्ट्रप्शंस आती हुई दिखी हैं। पूरी तरीके से सप्लाई पर्याप्त नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और उसके चलते हमने देखा था कि इनकी कंपेटिटर के स्टॉक में भी कल एक भारी पिटाई हुई थी। पर स्पेसिफिकली अगर हम देखा जाए, मैं जिस कंपेटिटर का जिक्र कर रही हूँ वो है कोरस बायोसाइंसेस। पर आप देखिए अगर बायोकॉन के शेयर की भी बात करें तो अभी डे लो पे आता हुआ दिख रहा है। एक बार आपसे समझना चाहेंगे देवांग, और कितना कमजोर हो सकता है ये स्टॉक? इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल ही इसने एक ब्रेकआउट दिया था। क्या इस पूरे ब्रेकआउट का फेलियर समझे या फिर थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है ये स्टॉक और फिर से एक बार अप ट्रेंड पकड़ सकता है? बायोकॉन की बात करें, डेफिनेटली जो हमने देखा हायर लेवल और ऑलमोस्ट उसके रेजिस्टेंस के पास था 395 जोन जो टच करके करेक्ट हुआ है। पॉसिबल है अभी भी इसमें करेक्शन देखने मिल सकता है। 365 तक के जोन है, वहां तक आते हुए दे सकते हैं। तो अभी भी इसमें गिरावट देखी जा सकती है बायोकॉन में। ठीक है, बायोकॉन में अभी और आप गिरावट देख सकते हैं। ठीक है, आज हम देखने की कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है। कल के जो पूरे के पूरे गेंस थे वो बायोकॉन ने आज सरेंडर कर दिया। लेकिन 2 शेयर आज मजबूत हैं, वो है आईजीएल और एमजीएल। वायदा के टॉप गेनर है, 4% के आसपास की मजबूती है। ऊपरी स्तर से थोड़े थोड़े से नीचे जरूर आए हैं, लेकिन आईजीएल और एमजीएल दोनों शेयरों पर यूबीएस ने अपना रेटिंग अपग्रेड किया है। और इसके बाद तेजी है। यूबीएस ने क्या कहा है, ग्रोथ के लिए क्या ट्रिगर बताया है, क्या टारगेट्स बताए हैं, ये तमाम चीजें लेकर हमारी सहयोगी अशेषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशेषा, बताइए क्या है रिपोर्ट्स में खास?
बिल्कुल, और इस रिपोर्ट के चलते दोनों ही स्टॉक्स आईजीएल और एमजीएल में करीब 4 से 6% की तेज़ी दिखी है। सबसे पहले आईजीएल की बात करते हैं, जहां यूबीएस ने कंपनी को स्टॉक को अपग्रेड किया है। खरीदारी की राय दी है, पहले बिकवाली की राय थी और अब टारगेट प्राइस बढ़ाकर 700 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, जो पहले लक्ष्य 400 रुपये प्रति शेयर का था। इसके अलावा एमजीएल की भी बात करेंगे, खरीदारी की राय बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 2400 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, जो पहले 1600 रुपये प्रति शेयर का था। उनका मानना है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसके चलते दोनों ही कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। नियर टर्म फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के चलते इन गैस कंपनियों को भी फ़ायदा हो सकता है और दोनों ही कंपनियां नए जोग्राफीज़ में भी एक्सपैंड कर रही है, तो वो भी एक ग्रोथ लीवर होगा दोनों ही कंपनियों के लिए। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी है और आईजीएल को उन्होंने इसलिए अपग्रेड किया है, उनका मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी अच्छे वॉल्यूम्स रिपोर्ट कर पाएगी। इसी के साथ एमजीएल, उनका मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है और कंपनी इन लेवल्स को सस्टेन भी कर पाएगी। तो एमजीएल पर खरीदारी की राय बरकरार, टारगेट प्राइस बढ़ाया है, लेकिन आईजीएल को तो स्टॉक भी अपग्रेड किया है। तो इस रिपोर्ट के चलते एमजीएल की और आईजीएल की दोनों ही स्टॉक्स में 4 से 6% की तेज़ी आज दिखी है। ठीक है, शुक्रिया आशीषा। तो टारगेट प्राइस ठीक ठाक बढ़ाया है। आईजीएल के लिए टारगेट दिया है 700 रुपये का और आप देखिए भाव है 550 रुपये के आसपास का। एमजीएल के लिए टारगेट है 24 रुपये का। फिलहाल जो भाव है वो है 1900 रुपये का भाव है एमजीएल का। तो दोनों के दोनों शेयरों पर अब बीट है और निश्चित तौर पर देखिए ये वो थीम है ना कि जहां पर आगे ग्रोथ होनी ही होनी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा, जैसे जैसे हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, उसमें इन कंपनियों का रोल काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। एमजीएल जो कि गेल के से रिलेटेड ही कंपनी है और महाराष्ट्र सरकार की भी इसमें हिस्सेदारी है, तो इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार जरा ट्रेड जरा समझ लेते हैं। आप जरा ध्वनि बताइए इन दोनों शेयरों के बारे में। हालांकि अपने रिकॉर्ड हाई से अगर हम एमजीएल को देखेंगे तो वो करीब करीब 50 रुपये नीचे होगा, आईजीएल को देखेंगे वो करीब करीब 30-40 रुपये नीचे होगा। क्या सलाह दे रही हैं आप, ये तेजी को राइड करें या फिर आज की तेजी को छोड़ दें, फिर थोड़ा नीचे तो लेना है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे सबसे पहले हम एमजीएल की बात करते हैं। एमजीएल के अंदर आप यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो डेली स्ट्रक्चर पे यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक ने एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाया था, कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, जिसका आज हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। इंट्राडे चार्ट्स में डेफिनेटली यहाँ पे जो डेज गेन थे वो हमें लूज होते हुए दिखे, बट वापस से मोमेंटम अगर आप देखें तो पिछले 30 मिनट में यहाँ पे ऑन द हायर साइड वापस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इस जो तेजी है एमजीएल में उसको राइड कर सकते हैं। पोजिशनली आप इसको अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको 1980 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना रहेगा, तो आप 1880 का स्टॉप लॉस जो है वो एमजीएल में खास करके मेंटेन करें। और जहां तक आईजीएल की बात है, आईजीएल में भी यहाँ पे सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज की जो गैप अप ओपनिंग करी उसने यहाँ पे ओवरऑल डेलीज पे एक स्ट्रक्चर को पूरा रिवर्स करता हुआ दिखाया है। और आईजीएल के अंदर मेरा ये सलाह रहेगा कि कल के सेशन में अगर आप ओपनिंग में स्टॉक को देखें, यहाँ पे जो प्रीवियस डे हाई जो आज के दिन में हाई यहाँ पे बनाया है और उसको ब्रीच करता है, तो इसको कल की सेशन में आप बाय कर सकते हैं। ओपनिंग के साथ ही ऊपर की तरफ आप एम कर सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पे 585 तक का एक अपमूव दिखाएगा और इसके लिए आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा नीचे की तरफ में, तो यहाँ पे आप 545 का स्टॉप लॉस लगाए, बट इसको कल की ओपनिंग में हमें रिविजिट करके बाय करना है। हालांकि एमजीएल में पोजीशन अभी भी बनाई जा सकती है। ठीक है, एमजीएल में पोजीशन अभी भी बनाई जा सकती है। आज हम देख रहे हैं कि केमिकल वाले जो शेयर है वहाँ पर भी आज ठीक ठाक बाइंग हो रही है। एक शेयर जरा लेकर आइए स्क्रीन पर, वो है बासफ इंडिया का। लगातार तीसरे सत्र की तेज़ी है और 7,000 रुपये के ऊपर जाकर ये शेयर आज कारोबार कर रहा है बीएसएफ का। इस पर देवांग जी आपसे राय चाहिए। बासफ इंडिया किस तरह की चाल आप देख रहे हैं इसकी? बस करने की बात कर डेफिनेटली ट्रेंड एक पॉजिटिव है। स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो यहाँ से अभी अपसाइड पॉसिबल अपसाइड देखने मिल सकता है। 7,350 तक के जोन स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। इमीडिएट जो सपोर्ट नाउ स्टॉक का जो आ रहा है अराउंड 7,000 का है, तो 7,000 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अपसाइड 7,350 तक के टारगेट देखने मिल सकता है।
ठीक है, 7,350 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बासफ इंडिया के शेयर में। जो डिफेंस वाले शेयर थे उसमें हमने देखा था कि ऊपरी स्तरों से कमजोरी आए थे, और डिफेंस नहीं बल्कि जो भी सरकारी कंपनीज थी वो ऊपरी स्तरों से नरम हुए। 20% 30% के आसपास तक की ये गिरावट हमने देखी। एचएएल को लेकर एक ज़रा व्यू रोहन आपसे चाहिए। चूँकि शेयर अगर हम हाल के हाई से, इसके रिकॉर्ड हाई से अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल 20% नीचे आकर कारोबार कर रहा है। क्या एंट्री की कोशिश करनी चाहिए वैल्यूएशन के हिसाब से, या फिर अभी भी आपको ये शेयर महंगा लग रहा है? अगर हम प्राइस टू इक्विटी की बात करें तो 30 का पीई है, प्राइस टू बुक की बात करें 10 का पीबी इसका है। वैल्यूएशन करेक्शन इसका हो गया है, या फिर अभी थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा और अभी आकर्षक भाव आ सकते हैं इसमें? नहीं, आई थिंक सो बहुत अच्छे प्राइस है जहाँ पे वन कैन अगेन री इन्वेस्ट इनटू इट। मींस एक थोड़ा कूल ऑफ की जरूरत थी जो हो गया है। और तकरीबन आई थिंक सो कभी भी कोई शेयर्स इतना बढ़ता है तो हम टेक्निकल पॉइंट और स्टैटिस्टिकली बोले तो 20% का एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। आई थिंक सो एनीथिंग बिटवीन 16% टू 20% एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। एंड जो हिसाब से ग्रोथ रेट है उस हिसाब से हमको 1% ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत प्रॉब्लम है। पर जनरली एक टेंडेंसी है कि कोई स्टॉक इतना बढ़ता है तो 16-20% का करेक्शन होता है। आई थिंक सो ये फेज में एक्यूमुलेट करना बहुत अच्छा है, तो इट्स एन एक्यूमुलेशन पॉइंट फॉर अस। तो फिलहाल एचएएल मौजूदा स्तरों पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने की राय आ रही है। हम देख रहे थे कि लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी ये बताते थे कि हाँ, थोड़े से वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुके हैं, पर ऊपरी स्तरों से आप देखिए अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 3% की कमजोरी के साथ फिलहाल एचएएल ट्रेड कर रहा है। रोहन का मानना है कि एक्यूमुलेट कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड करने का ट्राई करें। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ एक और स्टॉक्स में आज अगर हम देखें तो आईटी में थोड़ा सा रिबाउंड ज़रूर आया है। हल्के फुल्के ही सही पर थोड़े से गेन ज़रूर दिखा रहा है आईटी सेक्टर। उसमें से एक स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। राजेश जी, एक बार आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे, क्योंकि ये स्टॉक में एक अच्छी खासी धुलाई तो हुई इसकी, पर इसके अलावा अपने आप को 600 के ऊपर होल्ड करने में कायम है। क्या इस जगह जहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एक बार फिर से फ्रेश एंट्री का व्यू रखेंगे आप, या फिर अभी अवॉइड करेंगे इसे? देखिए, मिड कैप आईटी में एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा था पिछले दिनों में, लेकिन बिरला सॉफ्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉक अपने एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है, जो कि बना हुआ था करीब 660 665 की रेंज में। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, थोड़ा स्टॉक यहाँ पे हमें लगता है कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा। लेकिन अगर देखें तो रिकवरी के एक ट्रेंड में यहाँ पे स्टॉक बनते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है जब तक ये 615 620 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे अटेम्प्ट होते रहेंगे 665 670 के लेवल को क्रॉस करने के। और हमें लगता है कि सूनर और लेटर ये लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होते हुए दिखेगा, क्योंकि स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनते हुए दिख रही है। 670 के ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका 710 720 की तरफ आते हुए दिखेगा। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास उस लेवल को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि छोटी मोटी डिक्लाइन में ऐड किया जा सकता है, या जिनके पास ट्रेड है ऑलरेडी लॉन्ग साइड का, उनके लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 618 रुपए के आसपास का। अगर ये नहीं टूटते हैं स्टॉप लॉस, तो हमें लगता है कि इसमें 670 एंड देन फॉलोड बाय 700 710 तक के पोजिशनली टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। हमें लगता है स्लाइटली मिड कैप आईटी यहाँ से एक मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। सारी पॉकेट में देखें मिड कैप आईटी में तो एक जरूर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था पिछले दिनों में, और अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। तो हमारा व्यू थोड़ा बुलिश है यहाँ पे मिड कैप आईटी की तरफ। मिड कैप आईटी स्पेस में थोड़ा सा व्यू बुलिश है। बिरला सॉफ्ट पे भी हमने राय दी, पर रोहन एक बार आपसे जितनी भी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, हम कुछ समय पहले ऑटोज़ की बात कर रहे थे, और ख़ास तौर से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में ज़बरदस्त जोश है। ऐसे में कुछ समय पहले तक एटलीस्ट एक्साइड और हमारा राजा ये भी काफ़ी उत्साह दिखाते थे स्टॉक्स, हालांकि ये थोड़े मल्टी बैगर भी साबित हुए हैं। पर इसके अलावा अगर हम देखें तो हाल फिलहाल मोमेंटम इन्होंने लूज कर दिया है। क्या रोहन, आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने की, या थोड़े से और करेक्शन की वेट करें? आपका क्या व्यू है बैटरी मैन्युफैक्चरर्स या बैटरी प्लेयर्स पे? या फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों स्टॉक जो डियोपॉली है बेसिकली हमारा राजा और एक्साइड दोनों हम हमारे फंड में होल्ड कर रहे हैं, तो हमारा बाइंग इंटरेस्ट है वन। सेकंड, ये दोनों स्टॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज 2025 तक हमारा मानना है कि 725
70% of the new two-wheeler will be more onto the other side of the fuel would be most of the time EV होगा। तो यहाँ पे 2 ही कंपनी है जो कर सकती है और बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रही है। दूसरे के जो उसके पास टेक्नोलॉजी है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वो आई थिंक सो कोई भी आउट ऑफ द मार्केट लोगों के पास नहीं है। एंड दीज आर ऑल फुल कैश फ्लो कंपनी। सो दिस इज अ ग्रेट कंपनी। सी ये ऐसी कंपनी नहीं है कि जो आपको हर रोज बढ़ेगी या ऐसा मोमेंटम होगी, बिकॉज ये धीरे-धीरे स्विफ्टली बढ़ेगी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बाइंग इंटरेस्ट हो सकता है और ये दोनों लॉन्ग टर्म स्टोरी है। और आप कंपनी देखोगे, एक्साइड इज नियरली अबाउट नाउ 100 ईयर प्लस, और हमारा राजा के पास लिथियम आयन का जो पावर ऑफ और टेक्नोलॉजी है दैट इज एक्सेप्शनली वेल। सो दोनों पे हम बहुत बुलिश है। हम बता सकते हैं कि एक्साइड में किसी को अगर एक स्टेबिलिटी चाहिए तो एक्साइड है, और ग्रोथ चाहिए तो हमारा राजा का चॉइस करना चाहिए। स्टेबिलिटी चाहिए तो एक्साइड है, ग्रोथ चाहिए तो हमारा राजा है। क्लियर कट रिव्यू आता हुआ रोहन की तरफ से, तो दोनों ही काउंटर्स पे आप फोकस कर सकते हैं। पर कल के कुछ ट्रिगर्स की बात करें तो कल एसबीआई कार्ड्स की फंड जुटाने की बैठक है। हाल फिलहाल हमने एक बड़ा मोमेंटम इसमें ऑलरेडी देखा है, पर पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा सा रिट्रेस ज़रूर कर रहा है। ध्वनि, कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री के मौके हैं या अभी बड़े इवेंट्स को देखते हुए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है? पर अभी 800 के आसपास फिर से आया है, क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले? नहीं सृष्टि, इसके अंदर वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक ऊपर की तरफ यहाँ पे 820 के लेवल जो है वो ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जहां पे हमने देखा कि इनफैक्ट अगर आप पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन देखें तो उसी के पास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हालांकि नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल है वो स्टॉक का यहाँ पे 770 के लेवल के पास देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं लेवल्स के पास इसको वापस रिविजिट कर सकते हैं फ्रेश बाइंग के लिए, बट अभी फिलहाल के लिए इसको अवॉइड या वेट एंड वॉच करें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको वेट एंड वॉच ही करना है। एसबीआई कार्ड्स थोड़ा सा बच के चले, पर कल जो है इस काउंटर पे एक अनाउंसमेंट, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के चलते एक फोकस ज़रूर रहेगा। पर चलिए, इस बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आखिरी के 20 मिनट बचे हैं बाजार बंद होने में। कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम अपने सभी एक्सपर्ट से समझेंगे उनके BTST या फिर STBT आइडियाज़। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार एक रेंज में ही है। अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो वहां पर आपको ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि कोई हलचल आपको नहीं दिखेगी। निफ्टी है सिर्फ 39 अंकों पर 25,400 को किस तरह से होल्ड करने की कोशिश है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी जो बढ़त है वो है सिर्फ 37 अंकों की। तो आप समझ सकते हैं कि आज बाजार की चाल कैसी है। जो बड़े शेयर हैं, जो बड़े वेटेज वाले शेयर हैं, आज उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर आप HDFC बैंक को देखेंगे, शुरुआत ठीक ठाक किया था शेयर ने, लेकिन फिलहाल ये सुस्त कारोबार आपको करता हुआ दिखाई देगा। ICICI बैंक से थोड़ा सा सपोर्ट जरूर है, उसके चलते आप हरा निशान देख भी रहे हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी के दूसरे कंट्रीब्यूटर जैसे कि अगर रिलायंस को अगर आप देखेंगे तो रिलायंस का शेयर है बिल्कुल सपाट 2945 रुपए के आसपास कर रहा है कारोबार। और पिछले 3 दिन से ये रेंज बिल्कुल डिफाइंड है, 2950 रुपए के आसपास ही ये आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर बड़े शेयरों का अगर दमखम नहीं है तो फिर इंडेक्स चलेगा कैसे, वो हम देख भी रहे हैं। एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस है। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं और समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कहां पर मौके बन रहे हैं। राजेश जी, एक काम करते हैं, पहले ना लोगों को थोड़ा मौका दे देते हैं BTST के जरिए, उसके बाद कुछ शेयरों की चर्चा करेंगे। राजेश जी बताइए, आप अपने शेयर कहां पर कन्विक्शन है आपका, क्या ट्रेड लेकर जाना है? तो पहला स्टॉक का हेवल्स पसंद आ रहा है। यहाँ पे भी स्टॉक में जिस तरीके से एक आउट परफॉर्मेंस है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पे अगर हम देखें तो डे हाई के आसपास अब वापस आते हुए दिख रहा है। हेवल्स में एक कंटिन्यूटी बनी, यहाँ पे BTST किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 2040 2045 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं, तो हेवल्स बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा 1980 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हमें इंश्योरेंस स्पेस से पसंद आ रहा है, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे ICICI प्रू पे फोकस रखना चाहिए। स्टॉक में देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक एक नैरो प्राइस रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट अपने 20-डे मूविंग एवरेज को अब ये पिछले 3-4 दिन से होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि ये जिस तरीके से आज स्टॉक ने लोअर साइड से एक रिकवरी जरूर दिखाई है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक 740 के ऊपर बना हुआ है। तो एक पॉसिबल टारगेट यहाँ पे जो हमें देखने को मिल सकता है वो 765 से लेके 775 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 740 के आसपास।
ठीक है, 740 के स्टॉप लॉस के साथ आईसीसी प्रूडेंशियल 775 के टारगेट के लिए, और हेवल्स आपको खरीदना है 2040-2050 के टारगेट के लिए। आप हेवल्स में भी खरीदारी कर सकते हैं। ये 2 शेयर हो गए राजेश जी की तरफ से। राजेश जी, एक शेयर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या उसमें बीटीएसटी कर सकते हैं? एक बीटीएसटी वाली चीज बता दीजिएगा, और दूसरी चीज हम वरुण बेवरेजेस की बात करें, आगे फेस्टिव सीजन पूरा का पूरा खड़ा है। वरुण बेवरेजेस क्या यहां से 2-3 महीने के लिए रख सकते हैं क्या? अगर हाँ तो टारगेट आप क्या देख रहे हैं? पोजिशनली हमें स्टॉक पसंद है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी हमें स्टॉक पसंद है। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है स्टॉक का, और छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड किया जा सकता है। बीटीएसटी ट्रेडिंग थोड़ा अवॉइड करेंगे हम, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल रखा जा सकता है। 700 रुपए तक की अपसाइड इसमें बनते हुए दिख सकती है, छोटी मोटी डिक्लाइन में ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो डाउन साइड में रखना है वो करीब होगा 620 रुपए के आसपास। ठीक है, 620 रुपए का स्टॉप लॉस और 700 रुपए के टारगेट के लिए वरुण बेवरेजेस को भी आप पोजिशनल व्यू लेकर खरीद सकते हैं। ध्वनि, आप बताइए, आपकी नजर कहां पर है बाजार में और क्या खरीदने की आप सलाह देंगी? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे सबसे पहली पसंद मेरी यहाँ पे जो जा रही है वो सीमेंस के स्टॉक के ऊपर है। अगर आप देखें तो स्लो एंड स्टेडी बाइंग इसके अंदर देखने को मिल रही है यहाँ पर, और यहाँ से करंट लेवल से अगर आप बाय करते हैं तो ऊपर की तरफ जो टारगेट इसके अंदर देखने को मिल रहा है तो 6860 तक का एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर बना रहेगा, और नीचे स्टॉप लॉस जो खास करके मेंटेन करना रहेगा यहाँ पे, तो आप 6715 का स्ट्रिक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चले। उसके अलावा कमिंस का स्टॉक भी अगर आप देखें तो इसके अंदर भी पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी एक बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कल जिस हिसाब से वॉल्यूम्स बन रहे थे, इसके अंदर आज भी जो मोमेंटम बना है तो ये फर्दर इसके अंदर एक्शन आपको ऑन द बुलिश साइड देखने को मिलेगा। करंट लेवल से अगर आप कमेंट्स को बाय करते हैं तो ऊपर की तरफ टारगेट जो यहाँ पे बनता है तो 3920 तक के अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर बना रहेगा, और नीचे जो स्टॉप लॉस खास करके मेंटेन करना रहेगा तो आपको 3820 का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, 3820 का स्टॉप लॉस, 3920 का टारगेट, ये हो गया कमिंस के लिए। और दूसरा शेयर भी सेम स्पेस से है ध्वनि की तरफ से। कैपिटल गुड्स वाले शेयर पसंद आ रहे हैं, सीमेंस को खरीदने की सलाह है 6860 के टारगेट के लिए, और 6700 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगा के ये खरीदारी करनी है। तो ध्वनि के 2 शेयर, दोनों के दोनों बाय, राजेश जी के भी 2 शेयर, दोनों के दोनों खरीदारी वाले ही। अब चलेंगे देवांग जी के पास। देवांग जी, आप बताइए, आपके शेयर कौन से हैं? क्या खरीदारी के सौदे आपके पास भी हैं? यस, खरीदारी के सौदे हैं, बाय साइड रहना है। फर्स्ट स्टॉक रहेगा यहाँ पे शोभा, और शोभा डेवलपर। हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने मिला है आज। तो शोभा डेवलपर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1790, टारगेट है 1960। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी में काफी अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर बना, डेली चार्ट, और आज भी हमने देखे काफी अच्छे अपसाइड देखने मिला है। हमें लगता है अपसाइड कंटिन्यू रह सकता है, तो एनटीपीसी खरीदने की सलाह रहेगी। 408 का स्टॉप लॉस रखना है 430 के टारगेट के लिए। 430 के टारगेट के लिए एनटीपीसी को खरीदने की सलाह है, 408 रुपए का स्टॉप लॉस। और दूसरा शेयर है शोभा डेवलपर्स का, शोभा लिमिटेड के नाम से उसको हम जानते हैं। शोभा के लिए आपने देवांग जी क्या टारगेट बताए हैं? शोभा के लिए 1960 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 1790। 1790 और 1960 का टारगेट बड़ा है, क्योंकि 1840 रुपए के आसपास का भाव है। 120 रुपए ऊपर का टारगेट है और 50 रुपए नीचे का इसके लिए स्टॉप लॉस है शोभा के लिए। ये हो गए 2 शेयर देवांग जी की तरफ से। तो आपको 6 के 6 कॉल्स मिल गई हैं। लेकिन बाजार में अगर आप ये जो एक रेंज का जो कारोबार देख रहे हैं ना, कि निफ्टी आपको 30 अंक ऊपर दिखेगा, निफ्टी बैंक अब बिल्कुल सपाट, सारे के सारे गेंस गंवाकर बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक। तो इसकी वजह यह है कि एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, और वो है यूएस फेड की पॉलिसी का। पॉलिसी की बैठक आज से शुरू हो जाएगी। कल देर रात पॉलिसी का आउटकम आएगा ब्याज दरों को लेकर, और हमारे बाजार पर जो रिएक्शन दिखेगा वो दिखेगा गुरुवार को। तो बाजारों को कहने की उम्मीद है कि रेट कट आ तो रहा है, लेकिन कितना रेट कट आ रहा है, और इस पॉलिसी में बाजार, या फिर ये कहें कि दुनिया भर के बाजार क्या सुनना चाह रहे हैं जेरोम पॉल से, जो कि यूएस फेड के चेयरमैन है। ये सारे डिटेल लेकर हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए क्या उम्मीदें हैं, और ये भी बता दीजिए कि नजर कहां पर होगी, और पॉलिसी का भारतीय बाजारों पर असर क्या होगा, जरा उसके बारे में भी बताइएगा आप।
जी, आज शाम से शुरू होगी फेड की बैठक और इस बार माना जा रहा है कि ब्याज दरों में 1/4 से आधा % तक की कटौती हो सकती है। हम आपको बता दें कि आखिरी बार फेड ने 16 मार्च 2020 को कटौती की थी और कोरोना का माहौल था। कोविड के दौरान ये रेट कट देखने को मिले थे, करीब 1% की कटौती हुई थी। उसके बाद 17 मार्च 2022 से, जब से रूस यूक्रेन के बीच टेंशन शुरू हुई, ग्लोबल टेंशन शुरू हुई और महंगाई की भारी मार पड़ने लगी, तब से हमने देखा कि फेड ने ब्याज दरों में बढ़त करना शुरू की और 17 मार्च से लगातार ये बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि अगर पिछले 14 महीनों की बात करें तो दरें 5.25 से 5.5% के बीच ही स्थिर है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज भी हुई। इसलिए जो रेट हाइक साइकिल थी वो तो बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद से फिर पिछले 14 महीने से फेड ब्याज दरों को होल्ड किए हुए है। लेकिन अब माना जा रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये प्रोबेबिलिटी हो चुकी है कि इस बार आधा % की कटौती देखने को मिल सकती है। अगर 6 सितंबर की बात करें तो फेड वॉच टूल, जिसमें कि बॉन्ड मार्केट एक्सपर्ट होते हैं और इक्विटी मार्केट एक्सपर्ट होते हैं, वो अपना अनुमान जिसमें शेयर करते हैं, उसके मुताबिक 6 सितंबर को करीब 70% संभावना थी कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी। अब आज के मौजूदा हालात की बात करें तो आज जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें केवल 33% चांसेस रह गए 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट के, और 66% जानकारों का मानना है कि इस बार आधा % की कटौती भी देखने को मिल सकती है। अब इसकी संभावना इतनी प्रबल क्यों हो गई है, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि फेड पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग पे फोकस कर रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह के लेबर मार्केट के आंकड़े आए, कमज़ोर आंकड़े देखने को मिले, उससे भी थोड़ी चिंता दिखाई दी। महंगाई के मोर्चे पर तो काफ़ी हद तक चीज़ें संभली हैं, लेकिन उसका हमने देखा कि असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा और एक स्लो ग्रोथ पिछले काफ़ी समय से देखने को मिल रही है। तो ये सब मंदी की चिंता से अब माना जा रहा है कि फेड शायद अब यहाँ से देरी ना करे और एक रेट कट देखने को ज़रूर मिल सकता है। अब उसमें 25 बेसिस पॉइंट का होगा या 50 बेसिस पॉइंट का होगा, वो देखना होगा, और कमेंट्री किस तरीके की आती है ये काफ़ी ज़रूरी होगा इस बार की बैठक में। अगर फेड इस बार अगर रेट कट लेता है तो उसका असर भारतीय बाज़ारों पर भी हम काफ़ी ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि अब इसके बाद जो इमर्जिंग इकोनॉमी के सेंट्रल बैंकर्स हैं, एक एक करके वहाँ से भी रेट कट दिखने शुरू होंगे। आरबीआई अक्टूबर पॉलिसी में आरबीआई की तरफ से रेट कटौती देखने को मिल सकती है और इसका असर भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ेगा। ब्याज दरों में कटौती से भारतीय बाज़ारों में हम देखेंगे कि कैपिटल इनफ्लो आते हुए दिखाई देंगे। एफपीआई निवेश भी बढ़ेगा, जो हम पिछले काफ़ी समय से एक बाइंग देख ही रहे हैं, अब एफपीआई इनफ्लो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जो होते हैं, आईटी है, बैंकिंग है, उनको भी फ़ायदा होगा। आईटी की बात करें तो पॉजिटिव होगा इस पूरे सेक्टर के लिए। बैंकिंग सेक्टर पे कुछ मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दुनिया भर की नज़र इस वक्त टिकी हुई है फेड के फैसलों पर। देखना होगा कि क्या फैसला आता है और कमेंट्री क्या होती है फेड चेयरमैन की तरफ से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो पूजा ने काफ़ी विस्तार से बताया कि पॉलिसी से उम्मीदें क्या हैं और फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल की कमेंट्री में क्या कुछ खास होने वाला है और कौन से सेक्टर इंपैक्टेड होंगे। पूजा ने कहा कि बैंकिंग पर थोड़ा सा कम असर पड़ेगा। अच्छा राजेश जी, बैंक की चर्चा हो रही है, अब क्या है ना कि निफ्टी ने तो रिकॉर्ड हाई बना दिया है, सेंसेक्स ने रिकॉर्ड हाई बना दिया है, निफ्टी बैंक अभी थोड़ा सा दूर ज़रूर है अपने ऑल टाइम हाई से और फिर नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। ये बताइए कि आप सरकारी बैंकों में और प्राइवेट बैंकों में आपको सिल्वर लाइनिंग कहाँ पे दिख रही है? किसी को थोड़ा सा लंबा व्यू अगर लेना हो, आपको क्या लगता है कि प्राइवेट बैंक चलेंगे या फिर सरकारी बैंकों में एसबीआई या फिर बीओबी, ये बैंक थोड़ा सा तगड़े मूव दिखाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे भी आए हैं दोनों शेयर? तो देखिए, आउट परफॉर्मेंस तो प्राइवेट बैंकों में ही बनता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंक में एक अच्छा बैंक यहाँ पे साबित हो सकता है, जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ और स्ट्रक्चर भी बुलिश है इसके। अगर हम सरकारी बैंक में देखें तो एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी और ये सभी बैंक देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा पीएसयू बैंक को ये रेंज का ब्रेकआउट करने में। मेजर ब्रेकआउट एसबीआई पे अगर आना है तो उसको 810 रुपए के ऊपर क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो लेवल क्रॉस करने में कामयाब होता है एसबीआई, तो फिर यहाँ पे रैली अच्छी बनते हुए दिख सकती है। बट टिल द टाइम हमें लगता है जब तक ये क्रॉस नहीं होता है, इसका कंसोलिडेशन रहेगा कुछ समय के लिए। 760 रुपए से लेके 800 की रेंज में हमें लगता है कुछ और कंसोलिडेशन रहेगा। और जैसे ही ब्रेकआउट देगा एसबीआई, तो हमें लगता है बाकी स्टॉक्स भी
इसी पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र में हमें लगता है कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये सभी अभी एक कंसोलिडेशन में अटके हुए हैं। तो हमें लगता है प्राइवेट बैंक की तरफ जाना चाहिए। अगर किसी को बैंकिंग में बैट लेना है तो आईसीआईसीआई बैंक हमारी फर्स्ट चॉइस होगी, और दूसरा स्टॉक अगर हमें प्राइवेट बैंक में जाना है तो हमें लगता है एचडीएफसी बैंक थोड़ा यहाँ पे भी एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिला, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि पॉसिबल ये 1700 के ब्रेकआउट को करने में कामयाब हो, अगर बैंकिंग क्षेत्र यहाँ से एक अच्छा मूव लेता है फेड के आउटकम के बाद। तो ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक पसंद है और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, ये दोनों के दोनों बैंक राजेश जी को पसंद है। एक शेयर ध्वनि आपसे व्यू जानना चाहेंगे, वो है टाटा मोटर्स का। आज सुबह सुबह बाजार खोलने से पहले इसमें ब्लॉक लगा था, शेयर को हमने देखा कि फिसल के 960 रुपये तक गया था। अब थोड़ी सी रिकवरी है, लास्ट आवर के ट्रेड में आई है, अब हम 975 रुपये का भाव देख रहे हैं। और अगर हम ब्लॉक की बात करें तो 970 रुपये के एवरेज प्राइस पर 1758 करोड़ रुपए के सौदे हुए हैं। हाल ही में यूबीएस की एक रिपोर्ट भी आई थी। यूबीएस ने जो टारगेट दिया था 825 का दिया था और सेल की रेटिंग दी थी। टाटा मोटर्स ध्वनि, आपको क्या लग रहा है कि ये और नीचे गिरेगा या फिर नीचे गिरता है तो इसको बाय करना चाहिए? क्योंकि अपने अगर हम हाल फिलहाल के हाई से देखें तो 15-16% नीचे आके शेयर ट्रेड कर रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो यहाँ पे और गहराती हुई देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ऊपरी स्तर से जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वो यहाँ पे काफी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। पहले जहाँ पे 1100 का एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा था, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक के अंदर जिस हिसाब से गिरावट आई और जो गैप डाउन ओपनिंग हुई, इसके बाद 1000 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। 1000 रुपए के लेवल के ऊपर स्टॉक पिछले अगर आप 5 सेशन से देखें तो ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और वहां से ही हमें कॉन्स्टेंटली एक यहाँ पे सप्लाई देखने को मिल रहा है। अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर को भी देखें तो यहाँ पे स्टॉक हर बार अपनी जो 200 की डीएमए होती है उसको टेस्ट करता है, तो डेफिनेटली गिरावट अभी और बन सकती है। वापस स्टॉक जहाँ पे 930 के लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट करता है और उसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी कि उसकी 200 की जो डीएमए है वो एक अच्छी तरह से काम कर रही है, और इसको वापस से आप धीरे धीरे स्लो एक बाइंग इसके अंदर कर सकते हैं। बट जब तक ये लेवल्स नहीं आते हैं तब तक इसके अंदर जो सेल है वो कॉन्स्टेंटली देखने को मिलेगा। 1000 रुपए का आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस या फिर एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मान के चले, और नीचे की तरफ जो टारगेट देखने को मिल रहे हैं वो 930 तक के हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स को लेकर ये व्यू। राजेश जी, एक क्विक आपसे मैं राय जानना चाहूँगा हीरो मोटो कॉर्प के शेयर पर, क्योंकि टाटा मोटर अगर टॉप लूजर है निफ्टी का तो ये टॉप गेनर है, और आज इसने नया रिकॉर्ड भी बनाया है 5,984 रुपये का। साल भर में ऑलमोस्ट ये डबल हो गया शेयर, महीने भर में 15-16% के आसपास की हम इसमें रफ्तार देख चुके हैं। टाटा मोटर्स मालिक किसी का अगर ट्रेड हो तेजी का, उसको बना के रखें टाटा मोटर्स में, हीरो मोटो में, माफ कीजिएगा जी। तो हीरो मोटर में बिल्कुल बने रहना चाहिए। टू व्हीलर स्पेस एक आउट परफॉर्मिंग स्पेस देखने को मिली। बजाज ऑटो, हीरो मोटर, टीवीएस मोटर, ऑल ये तीनों स्टॉक्स देखे तो एक अच्छे मोमेंटम में, तो हीरो मोटर में यस बने रहे। 58-80 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें, और हमें लगता है ये जिस तरीके से चल रहा है स्टॉक का मोमेंटम है, फॉर्मेशन है, 6200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक है, 6200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है हीरो मोटो का शेयर। चलिए, बाजार बंद होने में 40 सेकंड के आसपास का समय रह गया है, फटाफट एक बार रैप कर देते हैं। आज ऑटो स्टॉक्स ने परफॉर्म अच्छा किया। हीरो मोटो, बजाज ऑटो दोनों ने हाई बनाया, एक अच्छी चीज़ ये रही। ऑटो में आज M&M का शेयर चला। कंजम्पशन में अगर हम देखेंगे तो ब्रिटानिया के शेयर में थोड़ी सी हमने तेज़ी देखी है, और फार्मा में सिप्ला में आज हमने मजबूती देखी है। रिलायंस, HDFC बैंक, यहाँ से बाजार को आज कोई सपोर्ट नहीं मिला, और वही स्थिति कमोबेश हमने देखी कि इन्फोसिस का भी। इनकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेटेज के लिहाज से ये बड़े शेयर हैं, और तीनों में ही ऑलमोस्ट हमने आज सपाट कारोबार होता हुआ देखा है। लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां, यानी कि महानगर गैस हो गया, इंद्रप्रस्थ गैस हो गया, ये दोनों के दोनों आज चले और निफ्टी के टॉप गेनर रहे। यूबीएस की अच्छी रिपोर्ट आई थी और टारगेट का बड़ा अपग्रेड था दोनों शेयरों के लिए, तो आज ये वायदा के टॉप गेनर आज ये शेयर साबित हुए हैं। और निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की बात करें तो 2-3 शेयर ही रहे जहां पर कमजोरी रही। एक तो रहा आयशर, दूसरा टाटा स्टील और तीसरा टाटा मोटर। टाटा मोटर में जो ब्लॉक डील लगी थी
बड़ी ब्लॉक डील थी, 970 रुपये का एवरेज प्राइस था, उसके चलते हमने प्रेशर वहाँ पर बनते हुए दिखा है। तो ये कुछ शेयर हैं जहाँ पर आज कमजोरी रही। इसके अलावा अगर हम कंजम्पशन बास्केट को देखेंगे ना तो मिक्स्ड सा रुझान रहा। डिवीज लैब आज कमजोर हुआ, एशियन पेंट्स आज कमजोर हुआ, ग्रासिम में आज थोड़ी थोड़ी हमने कमजोरी देखी है। लेकिन फार्मा में बायोकॉन कल की पूरी तेजी आज सरेंडर हो गई। एचएल में आज 4% का बड़ा कट आया और बायोकॉन की ही ग्रुप की कंपनी सिंजीन, वहां पर भी हमने 3% के आसपास की आज हमने कमजोरी देखी है। बैंकों में पीएनबी के शेयर में आज हमने 2.5% के आसपास की नरमी आज के सत्र में देखी है। लेकिन कुछ शेयर आज जो चले और बढ़िया उसने कमाई करा के दिया होगा जिन्होंने ट्रेड लिया होगा। वरुण बेवरेजेस में करीब 5% के आसपास की आज हमने तेजी देखी। शोभा का शेयर चला और हम देख रहे हैं कि ये जो पैक है बेंगलोर बेस्ड जो रियल एस्टेट कंपनी है उसमें प्रेस्टीज के शेयर में भी हमने 5% के आसपास की आज बढ़िया रफ्तार देखी है। तो चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन सबको अलविदा कहने से पहले एक बार जरा डिस्क्लोजर ले लेते हैं। देवांग जी, शुरुआत आपसे करेंगे। कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे?